कोई फिक्र नहीं है किसी को इन सब। लेकिन अगर इस सब के पीछे रेहान हो तो आप उसे नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ हमारा पूरे खानदान में तमाशा लगाना है। क्या हो गया जी? हर किसी को अपने जैसा क्यों समझती हो? सारे इलाके में कोई भी मुझे मुनाफिक, बदइखलाक या बदनीयत नहीं कह सकता। एक आप और एक आपकी बेटी फरियाल, पूरी दुनिया में आप लोग ही सिर्फ अच्छे हैं। औरतों और मर्दों दोनों को अपनी मुट्ठी में कर लेती है। मैंने उसे सिर्फ अपनी हद में रहना सिखाया। तुम्हें अगर इस बात की इतनी ही तमीज और समझ होती तो तुम इस बात का मजाक ना उड़ाती। यही वो हुदूद होती हैं जो माँ बाप अपनी औलाद को सिखाते हैं। और जब इखलाकियात की हद को भलांगता है तो जालिम, वहशी और दरिंदा बन जाता है, और फिर वो सरकश, गासिब, बागी और शैतान बन जाता है, जैसे कि तुम। बगावत अभी आपने देखी ही कहाँ है। वैसे किसी हमदर्दी के लायक भी नहीं हो। आए पहुंचो। ठीक है सर। फरियाल हो या कोई और, हम दोनों की मोहब्बत को कोई कम नहीं कर सकता। और किसी का दिया हुआ तोहफा मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर फरियाल आपको कुछ देती तो क्या आप उसे भी मना कर देते? तो हम उसको अपने आप से कंपेयर करना बंद करो। जी हाँ, तो दोस्तों, क्या आप भी फरियाल की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी? क्या ये सब जीना ने किया है? क्या जीना आप भी शराम को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है? और क्या फरियाल जीनिया को माफ़ कर देगी? क्या अब जीनिया की माँ एक अच्छी औरत बन पाएगी? क्या उसे एहसास होगा कि उसने जो भी किया है वो गलत करती रही है? वो अपनी पैसे के घमंड में सब कुछ करती रही है, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका है कि इंसान की कीमत होती है और पैसे की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन जीना को अभी तक भी कुछ एहसास नहीं है, कुछ परवाह नहीं है। वो कहती है कि फरियाल को शराम की ज़िंदगी से निकालना ही मेरा मकसद है। दोस्तों, आज हम आपको ड्रामा रिव्यू स्टोरी में बताने वाले हैं, ड्रामा हद की मुकम्मल रिव्यू स्टोरी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। जी हाँ, तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शेराम अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी बैठा होता है और बहुत ही मज़े से बैठा होता है। लेकिन वहीं पर उसे कॉल आती है कि शेराम के ऑफ़िस को आग लग चुकी है। जैसे ही उसके ऑफिस को आग लगती है, उसे पता चलता है तो वो भागकर वहीं पर जाता है। लेकिन उसके जाने से पहले ही बहुत नुकसान हो चुका होता है और कुछ भी बाकी नहीं बचता। उसके सालों की मेहनत ऐसे चंद लम्हों में तबाह बर्बाद हो चुकी थी और वो बहुत ही परेशान की हालत में था और वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। और डॉक्टर कहते हैं कि इसका बीपी हाई हो गया था, कि इसे शदीद सदमा पहुंचा है। तो वो कहते हैं कि अब ये ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। जैसे ही वहीं से डिस्चार्ज होने वाला होता है तो वहीं पर वो डिस्चार्ज हो जाता है और घर आता है तो वो बहुत ही परेशान और खफा रहता है। फरियाल उसे कहती है कोई नहीं कि शराम ये बिज़नेस दोबारा से बन पाएगा। शुक्र तो इस बात का है कि कोई जानी नुकसान नहीं है, जितने भी वहाँ पर वर्कर थे वो सब सेव हैं और हम दोबारा से मेहनत करके अपना ये काम कर पाएंगे। लेकिन शराम कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन मेरी इतनी मेहनत, सालों की मेहनत एक लम्हे में ज़ाय होगी तो फिर टेंशन तो होती है। फरियाल कहती है कोई बात नहीं, अल्लाह हम पर रहम करेगा। वहीं पर फरियाल का अब्बू कहता है कि वहीं पर शराम का अब्बू कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं अपना बिज़नेस तुम्हारे हवाले कर देता हूँ और मेरे जो वर्कर हैं वो भी तुम जैसा चाहो वो वही काम करेंगे। लेकिन शराम कहते हैं नहीं बाबा जी, मैंने जो काम अपनी मेहनत से शुरू किया था और अपनी ही मेहनत से दोबारा शुरू करूँगा, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। मुझे खुशी हुई कि आपने मेरे इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। वो शराम के अब्बू कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हारी जो मर्ज़ी, अगर तुम अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हो। शराम कहता है कि मैं कंपनी वालों से मेरी इंश्योरेंस है, मैं वो लेकर अपना कारोबार मैनेज कर लूँगा। वहीं पर जीनिया को कॉल आती है कि जीनिया की माँ की तबीयत ख़राब हो चुकी है और वो वहीं पर जाती है। वो शराम को कहती है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन शराम उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि वो उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। बस जीनिया ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़ी हुई है।
वहीं पर जीनिया वापस चली जाती है। वो जैसे जाती है तो उसकी माँ सीढ़ियों से गिरी होती है और उसके सर पर पट्टी बंधी होती है और वो पागलों की तरह कहती है, शरहा, वो पागलों की तरह कहती है, जीनिया, ज़रार, तुम सब मुझे छोड़ गए, तुम सब मुझे छोड़ गए, मैं क्या करूँगी अकेले। वहीं पर जीनिया जाती है और कहती है, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, तुम्हें क्या हो गया है कि इस तरह पागलों की तरह चिल्ला रही हो। वो कहती है कि मैं बीमार हूँ, मेरा कोई भी ख्याल नहीं रखता, ना मेरी बेटी ना मेरा बेटा, मेरी औलाद होते हुए भी मैं बे औलाद हूँ। तो जीनिया कहती है कि माँ, मैं तुम्हारे पास इसलिए तो नहीं आती, मैं जब भी आई तो तुम रोना धोना शुरू कर देती हो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो, हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन वहीं पर जीनिया फिर सो जाती है। उसकी माँ बहुत ही अफसोस करती है कि ये मेरी कैसी औलाद है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये काम जीनिया के दूसरे शौहर ने किया है। वो जीनिया से बदला लेने के लिए उसने शराम के ऑफिस में आग लगा दी। और यही बात है कि वो बहुत ही खुश है और वो जीनिया और शराम को तबाह और बर्बाद कर देना चाहता है। वो कहता है कि इनके पास कुछ भी ना हो। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, वो कहती है कि शार्ट सर्कल का कोई मसला नहीं था, ये काम इतनी सावधानी से किया गया है ताकि किसी को पता भी ना चले। जब हम कुछ आगे देखते हैं तो पेट्रोल की कैनें भी थी, तो इससे ज़ाहिर होता है कि शॉर्ट सर्किट नहीं, आग नहीं लगी थी, बल्कि ये सावधानी से आग लगाई गई थी। तो वो पुलिस वाला कहता है शराम से कि क्या तुम्हारा कोई दुश्मन या कोई पुराना दोस्त जो जिसे तुम पर शक हो? वो कहता है, नहीं, मैंने तो आज तक किसी से बहस भी नहीं की, झगड़ा तो दूर की बात, तो मेरा कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? वो सोचता है, लेकिन उसे कोई दुश्मन नज़र में नहीं आता जो उसका ये नुकसान कर सकता हो। वहीं पर शराम के अब्बू कहते हैं, हाँ, एक है जिसने हमें धमकी दी थी और वो हमें तबाह और बर्बाद कर देना चाहता है। तो वो कहता है, पुलिस वाला कहता है कि वो कौन है? तो शराम का अब्बू कहता है कि वो मेरी बेटी का एक्स हस्बैंड है जिसका नाम रिहान है, और उसने पहले मेरे बेटे शराम पर गोली भी चलाई है, और अब वो उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुम्हें तबाह और बर्बाद कर देना चाहता हूँ। तो पुलिस वाला कहता, ठीक है, तुम मुझे उसका एड्रेस दो और मैं जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो वो वहीं से घर आ जाते हैं। जैसे वहीं से घर आते हैं तो बाद में शानजे को भी पता चल जाता है, और शानजे आती है, और जब शानजे को ये सारा माजरा बताया जाता है तो शानजे अपनी माँ बाप के कहते हैं, अबू जान, अगर इस काम में मेरे शौहर रिहान का हाथ हुआ तो मैं इस बार उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन शराम कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं कि इसकी जगह पर कोई भी हो सकता है, हमें अब पूरा यकीन नहीं है, पहले हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी कि ये काम किसने सर अंजाम दिया है, फिर हम बात करेंगे। रिहान हुआ जो भी हुआ, हम उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। फरियाल कहती है कि ये जो भी है ना, इसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा, क्योंकि अगर हमने इसे ना पकड़ा, अब उसने इतना बड़ा नुकसान कर चुका है और वो दोबारा भी इससे ज़्यादा नुकसान कर सकता है, इसलिए हमें इससे पकड़ना लाजमी होगा। तो वो कहते हैं, ठीक है, हम इसे पकड़ेंगे, लेकिन हमें कुछ सबूतों की ज़रूरत होगी। वहीं पर जीनिया शराम को कॉल करती है और शराम उसकी कॉल नहीं उठाता, तो वो फिर फरियाल को कॉल करती है और फरियाल कॉल उठाती है। तो वो कहती है कि मुझे तो शराम कहाँ है? फरियाल कहती है, मेरे पास बैठे हैं। जीनिया कहती है, तभी तो वो मेरी कॉल नहीं उठा रहे, जब वो तुम्हारे साथ होते हैं तो मेरी कॉल कहाँ से उठाते हैं? वो कहती है, वो वहीं पर शराम उसकी फ़ोन ले लेता है और कहता है कि जीनिया, खुदा का नाम मानो, अपने ये बकवास बंद करो और दोबारा अपने आप को फरियाल से कंपेयर मत करना। तो जीनिया बहुत ही परेशान हो जाती है और कहती है कि ये फरियाल की बच्ची नहीं, पता नहीं मेरे शराम पर कौन सा जादू करती है कि वो ना मुझसे बोलता है, ना मेरे साथ आता है, ना उसे मेरी परवाह है। मेरी कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, इस फरियाल का सत्यानाश हो। तो वहीं पर जीनिया अब वापस आ जाती है और कहती है, दोस्तों, अब जीनिया वो काम करने वाली है। अब जीनिया की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो अपने मकसद को नहीं भूलती, फिर भी वो अपनी चालाकियाँ को नहीं भूलती, फिर भी वो चालाकी किए जा रही है। और वहीं पर वो फरियाल का बदला उसकी माँ से लेना चाहती है। उसकी माँ को जब उसका भाई कहता है कि जाओ कि आसिया भाभी के पास
جاؤ اور اس کی طبیعت خراب ہے تو اس کا حال چال پوچھو. تو جب وہ وہاں پر اس کا حال چال پوچھنے جاتی ہے تو وہ وہیں پر زینیہ آ جاتی ہے اور زینیہ کہتی ہے کوئی ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، بس یہ دنیا کی باتیں ہیں، تم لوگ بہت برے ہو. تمہاری بیٹی لڑکیوں مردوں کو بھی اپنی مٹھی میں کر لیتی ہے. اس کی ماں کہتی ہے کہ میری بیٹی اتنی بدتمیز اور بے شرم نہیں ہے کہ وہ تمہاری طرح اگر میری بیٹی ہوتی تو میں اس کا بچپن میں بھی گلا گھونٹ دیتی. تم کتنی بے شرم ہو. اور وہیں پر اس کی ماں زینیہ کی ماں کہتی ہے کہ بے شرم چپ کر جاؤ، تم سے بڑی ہے. اور وہیں پر فریال کی ماں کہتی ہے کہ اگر یہ ڈانٹ تم نے اسے بچپن میں دی ہوتی تو شاید آج اس حد تک یہ مقام نہ ہوتا اور یہ اس کو بڑوں سے بولنے کی تمیز بھی ہوتی اور شعور بھی ہوتا. وہ کہتی ہے کہ جب انسان اخلاق کو توڑ دیتا ہے تو وہ ایک شیطان، وحشی درندہ بن جاتا ہے جیسے کہ تم ہو. تو وہیں پر زینیہ کو غصہ لگ جاتا ہے اور زینیہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم شیطان ہیں، وحشی ہیں، تو آپ یہاں کیا کرنی ہے؟ نکل جاؤ ہمارے گھر سے، دفع ہو جاؤ. وہ رہا دروازہ، وہاں سے نکل جاؤ. تو فریال کی ماں کہتی ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، ویسے بھی میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی. تم کس قسم کی عورت ہو، ذلیل خوار عورت ہو، تم بدتمیز بے شرم ہو. یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے. اور جب زینیہ وہاں جاتی ہے شرام کے گھر تو اسے کہتی ہے کہ یہ میری جیولری ہے اور میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کیونکہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، اور اگر آپ میری جیولری رکھ لیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی کیونکہ میں اسے ویسے پہنتی تو نہیں ہوں، تو پھر یہ میرے کس کام کی ہے؟ اگر یہ تمہارے کام آ جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. تو شرام کہتا ہے کہ نہیں، میں خود مینج کر لوں گا، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو زینیہ کہتی ہے کہ کیا میرا تم پر کوئی حق نہیں ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی دکھ ہے تو میں آپ کا ساتھ دوں؟ تو شرام کہتا نہیں، یہ تمہارے پاپا نے تمہیں گفٹ دیا تھا اور میں کسی کا گفٹ نہیں لے سکتا اور یہ میری عزت کے بھی خلاف ہے. تو وہیں پر زینیہ کہتی ہے اگر تمہیں یہ تحفہ، یہ جیولری فریال نے دی ہوتی تو کیا تم پھر بھی انکار کر دیتے؟ تو شرام کہتا ہے کہ بس تم اپنی زبان کو لگام دو، خدا کا واسطہ تم فریال سے کمپیئر خود کو مت کیا کرو. تم فریال کے پاؤں جیسی بھی نہیں ہو، تم بہت گھٹیا قسم کی عورت ہو اور دوبارہ فریال کا نام اپنی زبان پر مت لینا. اور فریال کی پہلے بھی میں جیولری لے چکا ہوں اور وہ میں جانتا ہوں جو میری دل سے مدد کرتا ہے میں اسے لیتا بھی ہوں. تم مجھے حاصل کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رچا رہی ہو کہ اب اسے مشکل پیش ہے تو یہ میری جیولری رکھ کر اپنا کام کر لے گا، لیکن میں ایسا انسان نہیں ہوں. اگر میرا کاروبار ہوگا تو میری ہی مرضی سے اور میرے ہی پیسے سے ہوگا، نہ کہ تمہاری دی ہوئی احسان کے مطابق. تو وہیں پر شرام بہت ہی غصہ ہو جاتا ہے اور وہیں سے اٹھ جاتا ہے. اور زینیہ یہ سن کر بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ شرام تو اب میرا مکمل طور پر نہیں رہا، پتہ نہیں فریال نے اس پر کون سا جادو کر دیا ہے کہ یہ میری بات نہیں سنتا، نہ مجھے اتنا زیادہ اگنور کرتا ہے. کتنا اچھا تھا جب فریال میری زندگی میں نہیں تھی تو کتنے اچھے سے شرام اور میں خوشی سے رہتے تھے، لیکن زینیہ کو اب بھی خود پر کوئی شرم محسوس نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی برائیاں کی ہیں، کتنی بار فریال کو گھر سے نکالنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ غلطی اسی کی ہے کیونکہ اگر وہ زرار اور فریال کا رشتہ نہ توڑنے کی کوشش کرتی تو اس کا رشتہ نہ توڑتا. اس لیے تو کہتے ہیں جیسے کرنی ویسے بھرنی، اور جیسے فریال نے کسی اور کا رشتہ توڑا تھا اور اسی کا رشتہ یعنی کہ فریال کا رشتہ اسی کے ہی ہسبینڈ سے ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کے لیے برائی مت کرو ورنہ تمہارے ساتھ ہی برا ہوگا. لیکن زینیہ کو اب بھی شرم نہیں آتی، اب بھی اسے خود پر شیم نہیں آتی کیونکہ جب انسان برائی کی طرف بڑھ جاتا ہے تو وہ مسلسل برائی کی ہی طرف چلا جاتا ہے. اسے کچھ بھی یقین نہیں ہوتا کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. اب یہی حال زینیہ کے پاس ہے، وہ گناہ پہ گناہ اور ذلیل حرکتوں پر حرکتوں کیے جا رہی ہے لیکن اسے
कुछ भी पता नहीं है कि वो कहती है कि मैं ठीक कर रही हूँ। वो उसका एक ही मकसद है फरियाल को नीचा दिखाना और उसकी माँ को नीचा दिखाना, लेकिन ये वो हरगिज़ नहीं कर पाएगी क्योंकि जिनके साथ खुदा होता है उनका यकीन खुदा पर होता है और खुदा उनको अकेला नहीं छोड़ता। और फरियाल ऐसी बदतमीज़ औरत नहीं है जिस तरह की जीनिया है। जीनिया को तमीज़ भी नहीं है न बड़े से बोलने की, बस वो अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकती है। जैसा कि जीनिया की माँ और जीनिया एक जैसी हैं, ये दोनों अपने ही फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जीनिया की माँ बहुत ही अमीर थी, वो प्लाज़े पे प्लाज़े तैयार किए जा रही थी और जब भी फरियाल के घर जाती तो फरियाल की माँ को कहती कि ये देखो आपने किस तरह से कपड़े पहने हैं, इतने घटिया किस्म के कपड़े, इससे अच्छे कपड़े तो मेरी शबाना नौकरानी पहनती है जो तुमने पहने हुए हैं। अब उसी जीनिया की माँ के साथ इतना बदतमीज़ और बुरा सलूक उसके ही अपनी औलाद कर रही है क्योंकि उसने अपनी औलाद को तमीज़ भी नहीं सिखाई थी। अगर वो अपनी औलाद को तमीज़ और शऊर सिखाती तो शायद आज उसके साथ ये सब कुछ ना होता जो वो झेल रही है। उसके घुटनों में दर्द है, एक माथे से उसे फीवर है, बुखार है, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं करता। एक तो सिदरा आई थी 1-2 दिन, उसने उसका इलाज किया और पूरा दिन ये पड़ी रहती, कहती है ज़रार जीनिया, ज़रार तो उसे छोड़ कर जा चुका है क्योंकि ये मेघ के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करते थे और मेघ को कभी भी अपना नहीं अपनाते थे और इन्होंने मेघ के साथ बहुत ही बुरा किया है और मेघ ने अपने ज़रार को लेकर यहाँ से चले गए हैं। ज़रार डॉक्टर है लेकिन फिर भी ये बहुत गरीब हो चुके हैं क्योंकि जीनिया की माँ का जिनके साथ प्लाज़ा था वो लूट कर दुबई चले गए और ये जानते भी नहीं थे कि वो कौन है और उन्होंने ऐसा पक्का और अच्छा मजबूत काम किया है। जब ये वकील के पास जाती है, वकील को कहती है कि ये प्लाज़ा मेरा था, इन लोगों ने कब्ज़ा किया है। वकील कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे उन पर साइन हैं, बाकायदा तुम्हारे अंगूठे लगे हुए हैं और अब ये प्रॉपर्टी उनके हिस्से में है और मैं तो क्या हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये सब अब उनके हो चुका है और ये आपने खुद लिखा है कि ये प्लाज़ा मैं अपनी मर्ज़ी से दे रही हूँ। लेकिन जीनिया की माँ कहती है कि मैंने ये ख़त नहीं पढ़ा था और मैं उस पर यकीन करती थी, मैंने समझा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसने मुझे दगाबाजी से ये काम करवाया है। लेकिन वकील कहता है अब इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये आपके साइन है, आपकी लिखाई है और अब मैं तो क्या हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती। अब जीनिया की माँ कंगाल, तबाह, बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो अपने हरकतों से बाज नहीं आई। उसकी माँ तो कुछ हद तक अच्छी हो चुकी है, उसे अब एहसास हो चुका है। इसीलिए कहते हैं जब इंसान पर मुश्किल आती है तो फिर उसे एहसास होता है दूसरे इंसान का, लेकिन उसकी माँ को पहले कुछ भी एहसास नहीं होता। वो इतनी घमंडी थी कि हर किसी को अपनी दौलत के नशे में ख़रीद लेती थी और किसी की भी बात मानने से इनकार कर देती थी। वो कहती थी कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन जब उस पर गरीबी आई तो उसके इतने अच्छे जिन पर उसका एतमाद था कि मेरे दोस्त मेरी हर मुश्किल में मदद करेंगे, जब उसने 50,000 भी मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, होते तो हम दे देते। लेकिन फिर उसे एहसास हो चुका है कि चाहे कुछ भी हो, कोई किसी का नहीं है, कोई भी किसी के साथ अच्छा नहीं है। लेकिन जीनिया को अब भी एहसास नहीं है। जीनिया के साथ इतनी बुराइयां हुई, उसका घर छिन गया, उसका हस्बैंड उसने उसे तलाक दे दी, फिर उसने दूसरी शादी की, फिर उसने उसे तलाक दे दी, फिर उसने पहले वाले हस्बैंड शराब से शादी की, फिर वो भी इसे इग्नोर कर रहा है। लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आया कि उसका रवैया ख़राब है, उसके दिल में मुनाफ़क़त है। जब तक वो अपने दिल से मुनाफ़क़त नहीं निकालेगी तब तक वो एक अच्छी औरत नहीं बन पाएगी और यही बात उसे समझने में बहुत देर हो चुकी है और इसका अंत बहुत ही दर्दनाक होगा, इसका अंत बहुत ही बुरा होगा। एक तो इसकी औलाद ही नहीं होती, मुनाफिक औरत की औलाद होती तो वो भी मुनाफ़क़त ही फैलाती। शराम इतना सादा, अच्छा और इखलाक पसंद लड़का था, उसे नहीं पता था कि जीनिया इस किस्म की बदतमीज़, घमंडी और मुनाफिक औरत है। जब उसे उसकी असलियत सामने आई तो उसे ख़ुद पर यकीन भी ना हुआ। जो मेरे घर में मेरी बीवी थी वही आस्तीन के सामने थी। उसने हर किसी के साथ बुराई की, फरियाल के साथ,
फरियाल की माँ के साथ, अपने भाई ज़रार के साथ, उसकी बीवी महक के साथ, और हत्ता कि उसने शानज़े को भी पागल करने की कोशिश की। हर बार उसने शानज़े को पागल बनाने की कोशिश की और उससे उसकी शानज़े की माँ को, शराम की माँ को, हर किसी को जितना उससे होता था उसने ज़लील किया। और फिर भी वो कहती है कि मैं सच्ची हूँ, मेरी तुमसे मोहब्बत है। क्या इस तरह की मोहब्बत होती है? मोहब्बत होती तो ये उसकी माँ की इज़्ज़त करती, उसकी बहन को अपनी बहन मानती और फिर उसके बाप को अपना बापा मानती। लेकिन इसने वो घटिया किस्म के काम किए और जिस पर शराम को अब तक भी यकीन नहीं होता कि ये काम जीनिया ने किए हैं। लेकिन फिर भी वो क्या करे, वो मजबूर है, उसकी बीवी है। एक यही फ़र्क होता है पढ़े लिखे और जाहिल इंसान में। और जीनिया में यही जहालत थी कि उसे फिर भी समझ नहीं आया कि शराम ने उसे अपनाया है। वो इसे इग्नोर कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि वो फिर बुराई करेगी। लेकिन अभी भी जीनिया की मोहब्बत और शराम की मोहब्बत मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। लेकिन अगर जीनिया इसी तरह चालें चलती रही तो जीनिया का एक दिन काम तमाम हो जाएगा और जीनिया मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद हो जाएगी, बल्कि हो ही चुकी है। दोस्तों, अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या जीनिया का जल्द से जल्द अंत दिखाया जाए या जीनिया के साथ एक अच्छा बर्ताव किया जाए या फरियाल को एक अकेला रहना चाहिए? तो कमेंट में अपनी राय लाजमी दें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा। अगर हमारा रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लेकिन हमें कुछ सबूतों की ज़रूरत होगी। वहीं पर जीनिया शराम को कॉल करती है और शराम उसकी कॉल नहीं उठाता, तो वो फरियाल को कॉल करती है और फरियाल कॉल उठाती है तो वो कहती है कि मुझे तो शराम कहाँ है? फरियाल कहती है मेरे पास बैठे हैं। जीनिया कहती है तभी तो वो मेरी कॉल नहीं उठा रहे, जब वो तुम्हारे साथ होते हैं तो मेरी कॉल कहाँ से उठाते हैं? वो कहती है वो वहीं पर शराम उसकी फ़ोन ले लेता है और कहता है कि जीनिया खुदा का नाम मानो, अपने ये बकवास बंद करो और दोबारा अपने आप को फरियाल से कंपेयर मत करना। तो जीनिया बहुत ही परेशान हो जाती है और कहती है कि ये फरियाल की बच्ची नहीं, पता नहीं मेरे शराम पर कौन सा जादू करती है कि वो ना मुझसे बोलता है, ना मेरे साथ आता है, ना उसे मेरी परवाह है। मेरी कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, इस फरियाल का सत्यानाश हो। तो वहीं पर जीनिया वापस आ जाती है और कहती है दोस्तों, अब जीनिया वो काम करने वाली है। अब जीनिया की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो अपने मकसद को नहीं भूलती, फिर भी वो अपनी चालाकियाँ को नहीं भूलती, फिर भी वो चालाकी किए जा रही है। और वहीं पर वो फरियाल का बदला उसकी माँ से लेना चाहती है। उसकी माँ को जब उसका भाई कहता है कि जाओ कि आसिया भाभी के पास जाओ और उसकी तबीयत ख़राब है तो उसका हाल चाल पूछो। तो जब वो वहाँ पर उसका हाल चाल पूछने जाती है तो वो वहीं पर जीनिया आ जाती है और जीनिया कहती है कोई हमारे लिए अच्छा नहीं है, बस ये दुनिया की बातें हैं, तुम लोग बहुत बुरे हो, तुम्हारी बेटी लड़कियों मर्दों को भी अपनी मुट्ठी में कर लेती है। उसकी माँ कहती है कि मेरी बेटी इतनी बदतमीज़ और बेशर्म नहीं है कि वो तुम्हारी तरह अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसका बचपन में भी गला घोंट देती, तुम कितनी बेशर्म हो। और वहीं पर उसकी माँ जीनिया की माँ कहती है कि बेशर्म चुप कर जाओ, तुमसे बड़ी है। और वहीं पर फरियाल की माँ कहती है कि अगर ये डांट तुमने इसे बचपन में दी होती तो शायद आज इस हद तक ये मकाम ना होता और ये इसको बड़ों से बोलने की तमीज़ भी होती और शऊर भी होता। वो कहती है कि जब इंसान इखलाक को तोड़ देता है तो वो एक शैतान, वेशी, दरिंदा बन जाता है, जैसे कि तुम हो। तो वहीं पर जीनिया को गुस्सा लग जाता है और जीनिया कहती है कि ठीक है, हम शैतान हैं, वेशी हैं, तो आप यहाँ क्या करनी है? निकल जाओ हमारे घर से, दफ़ा हो जाओ, वो रहा दरवाज़ा, वहाँ से निकल जाओ। तो फरियाल की माँ कहती ठीक है, मैं जा रही हूँ, वैसे भी मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, तुम किस किस्म की औरत हो, ज़लील ख्वार औरत हो, तुम बदतमीज़ बेशरम हो। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और जब जीनिया वहाँ जाती है शराम के घर तो
उसे कहती है कि ये मेरी ज्वेलरी है और मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ और मैं आपको देना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और अगर आप मेरी ज्वेलरी रख लें तो मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि मैं इसे वैसे पहनती तो नहीं हूँ, तो फिर ये मेरे किस काम की है, अगर ये तुम्हारे काम आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो शराम कहता है कि नहीं, मैं ख़ुद मैनेज कर लूँगा, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। तो जीना कहती है कि क्या मेरा तुम पर कोई हक़ नहीं है कि जब तुम्हारे ऊपर कोई दुख है तो मैं आपका साथ दूँ। तो शराम कहता नहीं, ये तुम्हारे पापा ने तुम्हें गिफ्ट दिया था और मैं किसी का गिफ्ट नहीं ले सकता और ये मेरी इज़्ज़त के भी ख़िलाफ़ है। तो वहीं पर जीनिया कहती है, अगर तुम्हें ये तोहफ़ा, ये ज्वेलरी फरियाल ने दी होती तो क्या तुम फिर भी इनकार कर देते? तो शराम कहता है कि बस तुम अपनी ज़बान को लगाम दो, खुदा का वास्ते तुम फरियाल से कंपेयर ख़ुद को मत क्या करो, तुम फरियाल के पाँव जैसी भी नहीं हो, तुम बहुत घटिया किस्म की औरत हो और दोबारा फरियाल का नाम अपनी ज़बान पर मत लेना। और फरियाल की पहले भी मैं ज्वेलरी ले चुका हूँ और वो मैं जानता हूँ, जो मेरी दिल से मदद करता है मैं उसे लेता भी हूँ। तुम मुझे हासिल करने के लिए ये ढोंग रचा रही हो कि अब इसे मुश्किल पेश है तो ये मेरी ज्वेलरी रख कर अपना काम कर लेगा, लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। अगर मेरा कारोबार होगा तो मेरी ही मर्ज़ी से और मेरे ही पैसे से होगा, ना कि तुम्हारी दी हुई एहसान के मुताबिक। तो वहीं पर शराम बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वहीं से उठ जाता है और जीनिया ये सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती है। वो कहती है कि शराम तो अब मेरा मुकम्मल तौर पर नहीं रहा, पत्नी फरियाल ने इस पर कौन सा जादू कर दिया है कि ये मेरी बात नहीं सुनता, ना ही मुझे इतना ज़्यादा इग्नोर करता है। कितना अच्छा था जब फरियाल मेरी ज़िंदगी में नहीं थी, तो कितने अच्छे से शराम और मैं खुशी से रहते थे, लेकिन जीनिया को अब खुद पर कोई शर्म महसूस नहीं होता कि मैंने कितनी बुराई की हैं, कितनी बार फरियाल को घर से निकालने की कोशिश की है, लेकिन ये गलती उसी की है क्योंकि अगर वो ज़रार और फरियाल का रिश्ता ना तोड़ने की कोशिश करती तो इसका रिश्ता ना तोड़ता। इसलिए तो कहते हैं जैसे करनी वैसे भरनी, और जैसे फरियाल ने किसी और का रिश्ता तोड़ा था और उसी का रिश्ता यानी कि फरियाल का रिश्ता उसी के ही हस्बैंड से हो गया। इसलिए कहते हैं कि किसी के लिए बुराई मत करो वरना तुम्हारे साथ ही बुरा होगा। लेकिन जीनिया को आप भी शर्म नहीं आती, आप भी उसे खुद पर शेम नहीं आती, क्योंकि जब इंसान बुराई की तरफ बढ़ जाता है तो वो मुसलसल बुराई की ही तरफ चला जाता है। उसे कुछ भी यकीन नहीं होता कि वो ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। अब यही हाल जीने के पास है, वो गुनाह पे गुनाह और जलील हरकतों किए जा रही है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं है कि वो कहती है कि मैं ठीक कर रही हूँ। उसका एक ही मकसद है फरियाल को नीचा दिखाना और उसकी माँ को नीचा दिखाना, लेकिन ये वो हरगिज़ नहीं कर पाएगी क्योंकि जिनके साथ खुदा होता है उनका यकीन खुदा पर होता है और खुदा उनको अकेला नहीं छोड़ता। और फरियाल ऐसी बदतमीज़ औरत नहीं है जिस तरह की जीनिया है। जीनिया को तमीज़ भी नहीं है न बड़े से बोलने की, बस वो अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकती है। जैसा कि जीनिया की माँ और जीनिया एक जैसी हैं, ये दोनों अपने ही फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जीनिया की माँ बहुत ही अमीर थी, वो प्लाज़े पे प्लाज़े तैयार किए जा रही थी और जब भी फरियाल के घर जाती तो फरियाल की माँ को कहती कि ये देखो आपने किस तरह से कपड़े पहने हैं, इतने घटिया किस्म के कपड़े, इससे अच्छे कपड़े तो मेरी शबाना नौकरानी पहनती है जो तुमने पहने हुए हैं। अब उसी जीनिया की माँ के साथ इतना बदतमीज़ और बुरा सलूक उसके ही अपनी औलाद कर रही है, क्योंकि उसने अपनी औलाद को तमीज़ भी नहीं सिखाई थी। अगर वो अपनी औलाद को तमीज़ और शऊर सिखाती तो शायद आज उसके साथ ये सब कुछ ना होता जो वो झेल रही है। उसके घुटनों में दर्द है, एक माथे से उसे फीवर है, बुखार है, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं करता। एक तो सिदरा आई थी 1-2 दिन, उसने उसका इलाज किया और पूरा दिन ये पड़ी रहती, कहती है ज़रार जीनिया। ज़रार तो उसे छोड़ कर जा चुका है क्योंकि ये मैक के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करते थे
اور میک کو کبھی بھی اپنا نہیں اپناتے تھے، اور انہوں نے میک کے ساتھ بہت ہی برا کیا ہے، اور میک نے اپنے زرار کو لے کر یہاں سے چلے گئے ہیں۔ زرار ڈاکٹر ہے لیکن پھر بھی یہ بہت غریب ہو چکے ہیں، کیونکہ زینیہ کی ماں کا جن کے ساتھ پلازا تھا وہ لوٹ کر دبئی چلے گئے، اور یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ وہ کون ہے، اور انہوں نے ایسا پکا اور اچھا مضبوط کام کیا ہے۔ جب یہ وکیل کے پاس جاتی ہے، وکیل کو کہتی ہے کہ یہ پلازا میرا تھا، ان لوگوں نے قبضہ کیا ہے۔ وکیل کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ تمہارے ان پر سائن ہیں، باقاعدہ تمہارے انگوٹھے لگے ہوئے ہیں، اور اب یہ پراپرٹی ان کے حصے میں ہے، اور میں تو کیا حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ سب اب ان کے ہو چکا ہے، اور یہ آپ نے خود لکھا ہے کہ یہ پلازا میں اپنی مرضی سے دے رہی ہوں۔ لیکن زینیہ کی ماں کہتی ہے کہ میں نے یہ خط نہیں پڑھا تھا، اور میں اس پر یقین کرتی تھی، میں نے سمجھا کوئی کانٹریکٹ ہے، اس نے مجھے دغا بازی سے یہ کام کروایا ہے۔ لیکن وکیل کہتا ہے اب اس میں تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ آپ کے سائن ہے، آپ کی لکھائی ہے، اور اب میں تو کیا حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اب زینیہ کی ماں کنگال تباہ برباد ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے حرکتوں سے باز نہیں آئی۔ اس کی ماں تو کچھ حد تک اچھی ہو چکی ہے، اسے اب احساس ہو چکا ہے، اس لیے کہتے ہیں جب انسان پر مشکل آتی ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے دوسرے انسان کا، لیکن اس کی ماں کو پہلے کچھ بھی احساس نہیں ہوتا۔ وہ اتنی گھمنڈی تھی کہ ہر کسی کو اپنی دولت کے نشے میں خرید لیتی تھی، اور کسی کی بھی بات ماننے سے انکار کر دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، لیکن جب اس پر غریبی آئی تو اس کے اتنے اچھے جن پر اس کا اعتماد تھا کہ میرے دوست میری ہر مشکل میں مدد کریں گے، جب اس نے 50,000 بھی مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہوتے تو ہم دے دیتے، لیکن پھر اسے احساس ہو چکا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، کوئی کسی کا نہیں ہے، کوئی بھی کسی کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ لیکن زینیہ کو اب بھی احساس نہیں ہے، زینیہ کے ساتھ جتنی برائیاں ہوئیں، اس کا گھر چھن گیا، اس کا ہسبینڈ اس نے اسے طلاق دے دی، پھر اس نے دوسری شادی کی، پھر اس نے اسے طلاق دے دی، پھر اس نے پہلے والے ہسبینڈ شرام سے شادی کی، پھر وہ بھی اسے اگنور کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کا رویہ خراب ہے، اس کے دل میں منافقت ہے۔ جب تک وہ اپنے دل سے منافقت نہیں نکالے گی تب تک وہ ایک اچھی عورت نہیں بن پائے گی، اور یہی بات اسے سمجھنے میں بہت دیر ہو چکی ہے، اور اس کا انت بہت ہی دردناک ہوگا، اس کا انت بہت ہی برا ہوگا۔ ایک تو اس کی اولاد ہی نہیں ہوتی، منافق عورت کی اولاد ہوتی تو وہ بھی منافقت ہی پھیلاتی۔ شرام اتنا سادہ اچھا اور اخلاق پسند لڑکا تھا، اسے نہیں پتہ تھا کہ زینیہ اس قسم کی بدتمیز گھمنڈی اور منافق عورت ہے۔ جب اسے اس کی اصلیت سامنے آئی تو اسے خود پر یقین بھی نہ ہوا۔